हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आस एजुकेशन एसके चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों से जुड़ा हूं जीके जीएस के लिए। बिहार पुलिस में आप लोगों का स्वागत है मेरे भाई। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे, फटाफट 2000 लोग जुड़ गए हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सभी लोगों को जय हिंद। चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कवर है इसमें? कवर नहीं है, कवर। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है, और इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं इसको, आद्य ऐतिहासिक काल। अब ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या क्या चीज है भाई। तो सबसे पहले हम ये लास्ट वाला पॉइंट उठा रहे हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, जब हम लोग इसको हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्राग भी बोलते हैं, प्री हिस्टोरिकल एज। एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। अब देखते हैं ये तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब एकदम पुराना, और हमने बताया कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो लोग थे वो खाना बदोश रहते थे, जस्ट लाइक एनिमल के जैसा वो लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जहां पर कोई भी लिपि मौजूद नहीं थी, यानी लिपि वहां पर नहीं था, लिपि का अभाव था, स्क्रिप्ट नहीं था। जैसे सपोज कर लो हमने ये डब्बा लिया, इस डब्बा में बताओ क्या लिखा है। हमने कमेंट करके बताओ इस डब्बा में क्या लिखा है, जल्दी से बताओ कमेंट में क्या लिखे हैं इसको। तो सर कुछ भी नहीं लिखे हैं। तो जब कुछ भी नहीं लिखे हैं तो इसका पढ़ाई संभव है नहीं है। तो जिस कालखंड में लिपि का अभाव हो और लोग पढ़ भी ना सके, उस कालखंड को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछेगा कि सर इसका एग्जाम्पल दे दो आप, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, स्टोन एज, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रस्तर काल, प्रस्तर युग, यानी पत्थरों का काल। पत्थरों का काल किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई? तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल है जहां पर लिपि तो है, स्क्रिप्ट तो है, लेकिन इसको पढ़ने में लोग असमर्थ हैं, यानी पढ़ाई इसका नहीं हुआ है। तो जिस कालखंड में लिपि का महत्व है लेकिन लोग पढ़ नहीं पाए, बोलोगे सर एग्जाम्पल बताइए। तो चलो मैं ये बताता हूं कि देखो यहां कुछ हमने लिखा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये हमने क्या लिखा है। ये हमने क्या लिखा है, जल्दी से बता दो। ये क्या लिखा है बताओ, पढ़ पाओगे? नहीं, मैंने लिखा है और मुझे ही पता नहीं कि क्या लिखा है। इसका मतलब लिपि तो है लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए। इस काल को हम लोग क्या बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। इसका उदाहरण अगर बोलेगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्लियर है? अब देखो इसको अगर मैंने बता दिया कि भाई ये देखो ये मछली बना दिया हमने, ठीक है, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, ये लो मछली, ये लो मछली। अब ठीक लग रहा है मछली, ये हमने मछली बना दिया। अब बोलेंगे कि आप पढ़ो क्या लिखा हो सकता है, तब आप बोलोगे कि सर लगता है आप मछली लिखे, फिश लिखे, माछ लिखे, जो मन करे वो बोल दो। लगता है कि ऐसा लिखे होंगे, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि शायद संभवतः ये हमने लिखा होगा। तो जाहिर सा बात है कि हम लोग भाव के आधार पर इसको व्यक्त किए, इसलिए यहां के लिपि को हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। भाव चित्रात्मक, जिसको हम लोग पिक्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। कौन सा स्क्रिप्ट है ये? पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट है, ठीक है।
जिस कालखंड में हमारे पास स्क्रिप्ट तो है भाई, लिपि तो है, और उस कालखंड में पढ़ाई भी संभव हो पाया है। जैसे हमने लिखा कि भाई बिहार पुलिस, चलो बिहार, और इसको हिंदी में लिख देता हूं पुलिस, रोमन और देवनागरी दोनों में लिखा, तो आप लोग पढ़ ले रहे हो ना क्या लिखे, बिहार पुलिस। तो जैसे ही पढ़ लिए तो लिपि है कि नहीं, हाँ सर, देवनागरी रोमन लिपि आपने लिखा, इसको पढ़ पाए, यस सर, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस पढ़ लिए, तो इस काल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक काल। तो जिस कालखंड में हमारे पास लिपि मौजूद है और लोग पढ़ने में सक्षम है, उस कालखंड को हम लोग हिस्टोरिकल एज यानी ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है? तीनों समझ में आया तो जल्दी से एक टाइप कर दो, अगर तीनों समझ में आया तो टाइप करो। फिर से बोल दूं कि जिस कालखंड में कोई भी लिपि ना हो, पढ़ाई संभव ही ना हो पाए, तो उसको हम लोग प्री हिस्टोरिकल एज यानी प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस कालखंड में लिपि तो मौजूद है लेकिन पढ़ने में लोग सक्षम नहीं है, उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल करते हैं। और तीसरा है जिस कालखंड में लिपि तो है लेकिन लोग पढ़ भी पा रहे हैं, तो उस कालखंड को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जल्दी से बता दो। माई फर्स्ट क्लास बिक्की कुमार, एक टाइप कर दो जिनको जिनको समझ में आया एकदम फटाफट। ठीक है, चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। तो यहीं से हमने लिया एक शब्द जिसका नाम क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल। ये समझ में आ गई बात। चलो अब यहां देखो, ये हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसमें हमने लिया आद्य ऐतिहासिक काल। उम्मीद है सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में दो धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाया गया था। एक था आपका तांबा और एक था आपका टीन, यानी कॉपर और एसन को मिला के हमने क्या बनाया भाई, तो हमने ब्रॉन्ज बना दिया, हमने कांसा बना दिया, कांसा बना दिया। ठीक है, तो कांसा जो बना, ये तांबा लाते थे कहां पर उस समय में लोग, तो राजस्थान का एक माइंस है जिसका नाम है खेतरी का खान। खेतरी का माइंस है, खेतरी का खान है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा केजीएफ, केजीएफ, इसका फुल फॉर्म बताओ, सभी लोग देखे होंगे मूवी, फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, जल्दी से। कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब कोलार गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना, फील्ड का मतलब क्षेत्र। कोलार जो खान है कहां पर है भाई, कर्नाटका में। मूवी आया था ना एक केजीएफ, तो कर्नाटक में है। तो कोलार का खान कहां पर है, कर्नाटक। किस लिए फेमस है, गोल्ड के लिए है, गोल्ड के लिए। उसी प्रकार यहां पर राजस्थान का खेतरी का खान जो है किसके लिए फेमस था, तांबा के लिए। और टीन लोग लाते थे कहां से, अफगानिस्तान से। टीन कहां से लाते थे मेरे दोस्त, अफगानिस्तान से। तो राजस्थान के खेतरी के खान से तांबा है ना, और टीन लेकर आते थे अफगानिस्तान से, और दोनों को मिला के बना दिया हम लोग क्या, कांसा। और इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। नोट जैसे जैसे बता रहा हूं ना, नोट लिखते चले जाओ, आपका नोट्स बन जाएगा, प्रॉपर नोट्स बन जाएगा दोस्त। क्लियर है? धीरज राज, क्लियर है दोस्त? स्लो ही तो है, फास्ट हो रहा है क्या? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है फास्ट? अच्छा देखो, अगर ओके है तो आप लोग लिखो ओके, और अगर फास्ट है तो लिखो फास्ट हो रहा है सर। अगर मेरी बात आप तक सही से पहुंच रही है तो लिख दो ओके, कमेंट कर दो। और अगर लग रहा है कि सर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो धीरे कर दूंगा, तो लिखो फास्ट, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से लिखो। सभी का कमेंट जा रहा है दोस्त, लेकिन कमेंट कमेंट खेलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 4000 लोग लाइव अभी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और चाहेंगे कि ऐसे ही लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। ओके ओके ओके, चलो कुछ फास्ट भी नजर आ रहा है, वेरी गुड। थोड़ा स्लो कर देते हैं, ठीक है, और स्लो कर देते हैं। तो तांबा जो है वो हम लोग को कहां से मिलता है भाई, खेतरी का खान से। खेतरी का खान कहां है दोस्त, राजस्थान में। टीन हम लोगों को कहां मिलता है, अफगानिस्तान से। और कॉपर को टीन से, ये आपके केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉपर को जब टीन से मिला देंगे भाई, तब ये क्या बन जाता है, कांसा। और इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा था, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ओके है? अब स्लो कर दिए दोस्त। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या बोल दिए, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोल दिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक वाला सभ्यता क्यों बोल दिए। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे कि सर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों दिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों दिए मेरे दोस्त, तो ध्यान देना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसका जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था, फर्स्ट साइट, यानी पहला पूरा स्थल जिसकी खोज की गई, पहला पूरा स्थल जिसकी खोज की गई वो था आपका हड़प्पा। कौन था मेरे दोस्त, हड़प्पा था, हड़प्पा। और ये हड़प्पा के बारे में फिर जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे, तो पहले याद रखो कि पहला पूरा स्थल जो पहला साइट था जिसकी खोज हुई थी वो कौन था, हड़प्पा। और ये हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हो गई थी, 1921 में। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसकी खोज हुई थी। और आपको बता दें कि ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खोज हुई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये खोज हो गई थी। ठीक है, नितिन गुप्ता क्या दिक्कत है जल्दी से बताइए। स्टार्टिंग से क्लास करोगे तब दोस्त समझ में आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, क्योंकि सबसे पहला जो साइट खोजा गया हड़प्पा सभ्यता। अच्छा सुनो, आप लोग गांधी मैदान का नाम सुने हो, तो गांधी जी के नाम पर गांधी मैदान हो गया ना। इंदिरा गांधी अस्पताल का नाम सुने हो, एम्स वगैरह का नाम सुने हो, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी शास्त्री नगर थाना, पटेल भवन, ये सब सुने हो। तो ये सब नाम क्यों पड़ा, ये सब नाम महात्मा गांधी सेतु पुल किसके नाम पर पड़ा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम किसके नाम पर पड़ा, महात्मा गांधी के नाम पर पड़ा। तो महात्मा गांधी या विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा जब इसका नाम पड़ा, इसलिए उस नाम से जाना जाता है। उसी तरह सबसे पहला जो जगह खोजा गया ना, जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता थी, उसका जो जगह खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। और वो हड़प्पा की खोज जो हो गई थी, उसी हड़प्पा के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। ओके है, क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावे अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है, तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक, कॉपी में नोट करना, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्त, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इंडियन आर्कोलॉजिकल साइंस जो है उसके फादर थे कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम लिख लेना, अलेक्जेंडर कनिंघम। अभी अच्छे से सुन लो, फिर बाद में तो रिकॉर्डेड रहता ही है, उसको देख के फिर लिख लेना, 2 पेज में पढ़ लो। छोटू कुमार गुप्ता, मजा आ रहा है सर पढ़ने में। सर जो नोट दिया गया है उसको भी लिखना होगा, जो नोट्स दिया गया है वो तो आपके पास है ही घर में पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूं उसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर लेना। आगे बढ़े दोस्त, बोलो। तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक किसको बोल दिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोल दिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोल दिए। अब देखो, हटा दें इसको, संतोष कुमार जी लिख रहे हैं विस्तार से बताइए सर। ये विस्तार नहीं है दोस्त, ये विस्तार नहीं है। अभी हमने क्या बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था हड़प्पा सभ्यता, उसी को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं।
और उसी को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और वो क्यों रखते हैं वही तो अभी बता रहे हैं, अभी तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू भी नहीं हुआ, विस्तार से ही पढ़ाएंगे मेरे भाई, डोंट वरी, एकदम विस्तार से बताएंगे, जहां से आपका रिजल्ट होना ही होना है। देखो एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, है ना। हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोग स्मार्ट वर्क करते चलो। सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ना है जहां से हम लोग को रिजल्ट करना है। एक होता है रिजल्ट पर्पस से पढ़ना, एक होता है ज्ञानी पर्पस से पढ़ना, ज्यादा ज्ञान बढ़ाने। तो हम लोगों को पर्पस क्या है कि एग्जाम का रिजल्ट जो है वो निकल जाए, ठीक ना। सबका मैसेज आ रहा है। टाइम लिखने में लगता है तो मत लिखो, अभी अभी सिर्फ समझ लो और बाद में इसको नोट करके लिख लेना। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो चलो हम लोग फिर आते हैं अपने पॉइंट पे। ये पॉइंट था हमारा, यहीं से हमने शुरुआत कर रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हमने आपको बताया आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लिपि तो है लेकिन लोग पढ़ नहीं पाए। हमने बताया कि ये कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि राजस्थान के खेतरी के खान से तांबा और अफगानिस्तान से टीन को मंगा के कांसा बनाते हैं। हमने बताया कि इस सभ्यता का सबसे पहला जो साइट खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, तो ये हमने पढ़ा है। अब मैं बता रहा हूं कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों है। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अभी तो नाम ही पे ही चर्चा कर रहे हैं, बताओ कितना विस्तार से बता रहे हैं। फिर भी दोस्त एक कमेंट कर रहे हैं कि सर विस्तार से बताइए, बताओ। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको मैप समझना पड़ेगा। अब इस मैप में ज्योग्राफिकल स्टेटस आएगा, आपको ज्योग्राफी का जानकारी तो रखना पड़ेगा तभी आप इसको बना पाओगे। यहां पर एक नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियों में बहुत सारी नदियां आएगी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये जो नाम हमने लिखा इसको आपको समझना पड़ेगा। एक नाम हमने क्या बोला दोस्त? सिंधु, एक। दूसरा हमने क्या बोला दोस्त? झेलम, दो। तीसरा हमने क्या बोला दोस्त? चिनाब, तीन। चौथा हमने क्या बोला? रावी, रावी। पांचवा हमने क्या बोला? व्यास, व्यास। छठा हमने क्या बोला? सतलज, सतलज नदी। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। पाकिस्तान में है। रंजीत कुमार आएंगे दोस्त, सब कहां कहां है अभी सब बताएंगे, अभी तो शुरू ही किए हैं, अभी तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है। रूपा पटेल, एकदम आपका मैसेज आ रहा है, याद हुआ ये? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कितने नदी हो गए? 6। सातवां नदी जो विलुप्त हो गई उसका भी नाम लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है सरस्वती। कौन सी नदी है? सरस्वती। तो ये 7 नदियों का क्रम है और ये सातों नदी के किनारे स्थित होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम, इसको हम लोग इस स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त का मतलब होता है 7 और यहां नदियों का जो संख्या है वो है 7। धीरज कुमार, ठीक है। बिट्टू कुमार, सरस्वती नदी को यहां पर नहीं पढ़ना है क्योंकि विलुप्त हो गई है ये ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में पढ़ना है क्योंकि ये सिंधु घाटी की सभ्यता में सरस्वती का प्रायोरिटीज था। सिंधु नदी निकलती है सिंध ख्वाब से, झेलम नदी निकलती है कहां से? तो भाई बड़ा लाचा दर्रा से, सॉरी ये शेषनाग और बेरीनाग से। चिनाब निकलती है कहां से? बड़ा लाचा से। रावी नदी निकलती है कहां से? रोहतांग दर्रे से। व्यास नदी निकलती है कहां से? व्यास कुंड से। सतलज नदी निकलती है कहां से?
तो ये मानसरोवर का झील से। ये सारे नदियों का नाम लिख दूं? ऐसे ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन हिस्ट्री में इसको पढ़ना है, तो लिख दूं या हो जाएगा आप लोग को? बताओ। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां पर देख लो, पीडीएफ आपका गया होगा, वो नोट्स है, उससे पढ़ लेना है। और यहां पर थ्योरी में समझा दूंगा, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है दोस्त। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती 7 नदियों का स्थान है। सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, लिख दीजिए सर। सब लिखा लेंगे लोग ने। ये निकलती है सिन ख्वाब से। सिन ख्वाब मानसरोवर का झील, ये ज्योग्राफी में पढ़ना है दोस्त, मानसरोवर का झील। इसके बाद है झेलम, शेषनाग, बेरीनाग। शेषनाग या बेरीनाग से निकलती है, लिख देता हूं, चलो आपका भी नाम, आपका भी मन कर रहा है। चिनाब निकलती है बड़ा लाचा दर्रा से। हिमाचल प्रदेश। रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। हिमाचल प्रदेश। व्यास निकलती है व्यास कुंड से, ये भी है रोहतांग दर्रा में, हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी निकलती है आपका राकस्थाल से। मानसरोवर का झील। और सरस्वती नदी के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। हो गया? चलो, नहीं लिखना जरूरी नहीं है, याद कर लो ना। और जब मौका मिले, कभी लगे कि कॉपी में लिखना है तो लिखना है। सारे नोट्स में हमने बना के दे दिए हैं, आपको समझना जरूरी है। पूरा पीडीएफ में अपलोड कर दिया हूं, पूरा नोट्स ही आपके पास मिल गया होगा। स्टेट स्टेट सब लिखेंगे, रुको तो मेरे को पढ़ाने तो दो। ठीक है, कोई बच्चा लिखे, कमेंट मत देखिए सर, पढ़ाते चलिए। चलो वही करेंगे अब। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है? सिंधु झेलम। आप देखो, जो स्थान के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान के बारे में, उसकी चर्चा करूंगा। देखो, अब देखो इस स्थान को गौर से देखो, आप इस स्थान को गौर से देखो। जो जो स्थान आपको पढ़ना है, वो सारे स्थान का नाम मैं बोलूंगा और आपको समझ में आते चल जाएगा। सारे का स्थान मैं बोलूंगा, आपको समझ में आते चल जाएगा। रेडी हो? ये भारत का मैप हमने ले लिया, और ये भारत के मैप के जरिए हर एक वो तमाम स्थान को हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखो, पहला नाम है मांडा। तो मांडा कहां है भैया? जम्मू कश्मीर में। पूछेगा मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में। मांडा, इस जगह पर आपको दिखेगा, ये जगह जो दिख रहा है, इस जगह पर है मांडा। कौन सा जगह है दोस्त? मांडा। मांडा दिखा सब लोग को? अच्छा, मैं जो लिख रहा हूं वो कमेंट तो कर सकते हो ना, कमेंट करो मांडा।
जल्दी से कमेंट करो मांडा, जल्दी से कमेंट करो मांडा। अब देखो मांडा के बाद यहां पर आ जाएंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां है भैया? यूपी में। आलमगीरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश। एक बच्चा लिखता है भारत है कि बिहार। अच्छा है आप ऑनलाइन लाइन में है, ऑफलाइन में रहते तो मजा आ जाता। अरे दोस्त ये भारत का मैप आपको नहीं दिख रहा है दोस्त? ये गुजरात नहीं दिख रहा है? विदेशी है सब, पाकिस्तानी है लगता है। चलो ये आलमगीरपुर कहां? उत्तर प्रदेश। अगला है बनवाली या बनावली जिसको बोलते हैं, ये आपका कहां पर? हरियाणा। बनावली हरियाणा। नाम तो लिख सकते हो ना, नाम लिखते चलो। बनावली कहां पड़ेगा? अभी तो बोल रहे थे सर स्थान बता दीजिए, देखो स्थान बता रहा हूं, बनावली हरियाणा। तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, बनवाली है हरियाणा में। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान। और भी डेप्थ में बताऊंगा मैं इसे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, दिख रहा है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। बालाकोट ये भी पाकिस्तान। बालाकोट कहां पर मिलेगा दोस्त? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बालाकोट पाकिस्तान। यह है लोथल। लोथल आपको कहां मिलेगा दोस्त? गुजरात में। लोथल कहां मिलेगा? गुजरात में। बताओ ये सारे स्थान क्लियर हुए? बोलो हाँ जल्दी से, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लिखना जरूरी नहीं है, पीडीएफ में सारा चीज है आपको दिया हुआ, जहां जरूरत हो कभी फिर से देखकर उसको नोट कर सकते हो आप। बालाकोट पाकिस्तान में, यस। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर। बनवाली हरियाणा, बनवाली हरियाणा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। बालाकोट पाकिस्तान, बालाकोट पाकिस्तान। लोथल गुजरात, लोथल गुजरात। ये सारे पुरा स्थल जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है, ठीक ना? बनवाली का क्या बोले? हरियाणा दोस्त। जहां दिक्कत होगा ऐसे ही पूछ लेना है। हरियाणा। गोलू कुमार। देख एक बच्चा लिख रहा है फास्ट लिखिए सर, फास्ट पढ़ाइए, वाह। आगे बढ़े। लोथल गुजरात, इसको हटाओ। अब मैं चलूंगा अगले स्थल की ओर। ये फिर से हमने भारत लिया, मत बोलना इस बार कि सर बिहार है। इस भारत में ये जगह है हड़प्पा। हड़प्पा कहां है दोस्त? पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में। काली चूड़ियों का शहर का मतलब होता है काली चूड़ियों का शहर। राजस्थान में काली चूड़ियों का शहर। कोटदीजी सिंध है पाकिस्तान में। यहां लिखा हुआ है देखो, सिंध पाकिस्तान। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान। नाम लिखते चलो। हड़प्पा पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान, कोटदीजी सिंध पाकिस्तान, कोटदीजी सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान। सुरकोटदा गुजरात। बाबू आप लोग को मैं
मैप के थ्रू बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से वो रह जाए। हो गया इधर। हड़प्पा कहाँ है भाई? पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। काली चूड़ियों का शहर। कोटदीजी कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंध के पास में। गुजरात कहाँ है? सुरकोटदा में। ये वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ कोटदीजी है। ये सुरकोटदा है, ये वाला जगह। ये वाला जगह कालीबंगा है और ये वाला जगह जो है हड़प्पा है। सारा स्थान हमने इंडिकेट कर दिया आप लोग को। चलो नेक्स्ट। अब है दैमाबाद। दैमाबाद आपको कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? सर एक बार और बता दीजिए। चलो एक बार और बता देते हैं। दैमाबाद आपको कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में। ये देखो आपको हमने बताया हड़प्पा पाकिस्तान, कालीबंगा राजस्थान, कोटदीजी पाकिस्तान, गुजरात में है आपका सुरकोटदा। फिर हमने ये बताया आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर। बनवाली हरियाणा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। बालाकोट पाकिस्तान। लोथल गुजरात। ये आपका लोथल जो है ये बंदरगाह है, सी पोर्ट। बंदरगाह बोल दो या पत्तन बोल दो, बंदरगाह या पत्तन बोल दो, सी पोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में उसको। पंकज कुमार आपका मैसेज आ रहा है दोस्त। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो फटाफट देख लो सारा लोकेशन। अभी सारे लोकेशन का चर्चा फिर से करेंगे। ये है लोथल, ये है लोथल, ये है बालाकोट, ये है मोहनजोदड़ो, ये है बनवाली, ये है मांडा और ये है आलमगीरपुर और ये है मांडा। सारा स्थान हमने हटा दिया। फास्ट करेंगे दोस्त, सबके साथ सबका विकास। अब देखो यहां पर अब आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने क्या नाम बताया? 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा? चार्ल्स मैसन ने खोजा। चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहली बार कब खोजा? तो 1826 1826 में खोजा। दूसरा, कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया, सर्वे किया था कनिंघम। ये कनिंघम वही है जो अभी हमने बताया था भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अठारह सौ इकसठ में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बना दिया गया। सर बहुत बफरिंग हो रहा है। विकी कुमार, बाल मुकुंद सिंह, क्लियर है? तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलो सारे पॉइंट को एकदम दिमाग में रखो। प्रथम बार
नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीयकरण भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम नगरीकरण का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। पहली बार, जो नहीं ब्लू वाला नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं, प्रथम बार कांस का प्रयोग, किसका? कांस मतलब कांसा। प्रथम बार कांसा के प्रयोग के कारण इसे कांस सभ्यता कहा गया। कांस सभ्यता कहा गया। प्रभाकर यादव, ठीक है, कि पहले भी हमने बताया है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम कौन दिया था? जॉन मार्शल, लिख लेना, जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी का नाम जो दिया गया वो जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। जॉन मार्शल। पिग्गट महोदय थे एक व्यक्ति, पिग्गट, क्या नाम है? पिग्गट। पिग्गट महोदय जो व्यक्ति थे, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। एक विस्तृत जुड़वा राजधानी बताया, साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। आप पढ़ लोगे एकदम काम हो जाएगा। विकी कुमार, सुमित राजपूत। तो पूछेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसको किसको विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते हैं? जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद के बारे में पढ़ते हो ना, उसी तरह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो दिया गया ये मार्शल के द्वारा दिया गया। पूछेगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते हैं, ये किसने कहा था? तो इसे पिग्गट महोदय ने कहा था। पिग्गट व्यक्ति का नाम है, इन्होंने कहा था। सुशील कुमार, सर मुझे लगता है कि ये क्लास रिकॉर्डेड है। 6:07 में ये मैसेज कर रहे हैं। देखो, अगर रिकॉर्डेड होता तो मैं टाइम अभी कैसे बताता? विकास कुमार ने लिखा सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। विवेक मनीष कहते हैं नाइस क्लास सर। सर एग्जाम निकलेगा, एकदम निकलेगा। द बेस्ट टीचर चंद्रा सर। दीपक कुमार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सब बताएंगे दोस्त, अभी खत्म कहाँ किए सिंधु घाटी से? अभी तो नापिया मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमां बाकी है। जिनको जिनको लगता है रिकॉर्डेड क्लास है उसका मैसेज मैं पढ़ दे रहा हूं, समझ लो कि भाई रिकॉर्डेड नहीं है दोस्त। दीपक कुमार है, चंदन कुमार पासवान जी है। चलो आगे बढ़े। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा आज सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभ करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसे आदि ऐतिहासिक काल के रूप में रखा जाता है। हमने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखते हैं और क्या क्यों कहते हैं उसे। हमने पढ़ा कि हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पन सभ्यता था, उसी का नाम कांस्य युगीन सभ्यता था। क्यों ये नाम पड़ा उसके बारे में पढ़ा। कौन कौन सी नदी है जो सिंधु का बॉर्डर यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती नदियां था। उस नदियों के कारण उसे सप्त सिंधु प्रदेश का नाम दिया गया, ये भी हमने बताया। और फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के चरणबद्ध तरीके को इस प्रारंभ किया, जिसमें कुछ कंटेंट हमने आपको दिए। तो आज की सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। किसी भी तरह की असुविधा हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं ताकि उस असुविधा को दूर किया जा सके। और ये बिल्कुल लाइव क्लास है दोस्त, और अभी बज रहा है 6:09 हो गए हैं, और 6:09 में मैं ये क्लास समाप्त कर रहा हूं। अगर लाइव होता तो फिर रिकॉर्डेड होता तो कैसे बताता। तो ये सब नहीं बोलना है दोस्त, गलत बात बिल्कुल नहीं। झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से डरियो। तो मिलते हैं अगले क्लास में पूरे जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आपका दिन शुभ हो।